जिस प्रकार से मानिए कि ये हमने एक चित्र बना रखा है, एक प्रयोग का चित्र है। ये प्रयोग आप घर पे भी आसानी से कर सकते हो। तो घड़ी बजनी शुरू हो जाएगी और ये ध्वनि इस क्या होगी, इस नली से जाएगी और इस दीवार से टकराकर इस नली में वापस आएगी और इधर आपकी ध्वनि आ रही है, ठीक है। और ये ध्वनि आकर इधर परावर्तित हो रही है और यंत्र की आकृति इस प्रकार से होती है जिस प्रकार से आपको दिख रहा है ना। जैसे हम बोलेंगे हेलो। प्रतिध्वनि तब पैदा होती है बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व है, ध्वनि का बने रहना अनुरणन कहलाता है। हेलो बच्चों, ये ध्वनि की चौथी क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे टोटल 3 टॉपिक। पहला टॉपिक का नाम है ध्वनि का परावर्तन, दूसरा टॉपिक है प्रतिध्वनि और तीसरा टॉपिक होगा हमारा अनुरणन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ध्वनि का परावर्तन, ये किस प्रकार से ध्वनि का परावर्तन होता है और ध्वनि के परावर्तन के नियमों को देखेंगे। चित्र की सहायता से हम देखेंगे ध्वनि का परावर्तन किस प्रकार से होता है। उसके बाद में इस पहले वाले टॉपिक में हम देखेंगे ध्वनि के परावर्तन के अनुप्रयोग, कि ध्वनि के जो परावर्तन होता है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कौन से यंत्रों में उसका उपयोग करते हैं। तो आइए इस कक्षा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ध्वनि का परावर्तन। तो जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी प्रकार से ध्वनि का परावर्तन भी होता है और दोनों के लगभग जो नियम है दोनों एक समान है। जिस प्रकार से आप किसी वस्तु को क्यों देख पाते हो, क्योंकि उस वस्तु पर प्रकाश गिरता है और प्रकाश गिर के वापस परावर्तित होकर आपकी तरफ आता है, तब उस वस्तु को आप देख पाते हो। अंधेरे में किसी वस्तु को हम नहीं देख सकते। उसी प्रकार से कहीं आवाज टकराकर हमारे पास आ रही है तो उसी प्रकार का होता है ध्वनि का परावर्तन। तो देखते हैं ध्वनि का परावर्तन। प्रकाश की तरह ध्वनि भी जब किसी कठोर सतह से टकराती है तब वापस लौटती है, तो यह ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। कोमल सतह तो ध्वनि को अवशोषित कर लेती है, कठोर सतह ही क्या करेगी, ध्वनि को परावर्तित कर देगी। इस प्रकार से मानिए कि ये हमने एक चित्र बना रखा है, एक प्रयोग का चित्र है। ये प्रयोग आप घर पे भी आसानी से कर सकते हो। कि यहाँ पे मान लो ये एक दीवार है और दीवार के पास में हमने एक टेबल लगा दी, ठीक है। और टेबल लगा दी और यहाँ पे हमने मान लो कोई एक तरीके की प्लास्टिक की कोई यहाँ पे नली है और ये प्लास्टिक की दूसरी नली है और इस प्लास्टिक की पहले वाली नली के पास में हमने घड़ी लगा दी जो अलार्म वाली घड़ी है। और जैसे ही टाइम होगा, मान लो यहाँ पे दिख रहा है आपको 9 बज रहे हैं, तो जैसे 9 बजेगा तो अलार्म हमें सुनाई देगी। और वो और दूसरी जो एक तरीके से प्लास्टिक नली है उसके पास हमारा कान है, हम उसको सुन रहे हैं। और ये है मेज और ये है दीवार। तो सबसे पहले देखो होगा क्या इस प्रयोग में, कि जैसे ही 9 बजे घड़ी में, तो उस स्थिति में क्या होगा, या कोई भी टाइम हो घड़ी में, तो घड़ी बजनी शुरू हो जाएगी और ये ध्वनि इस क्या होगी, इस नली से जाएगी और इस दीवार से टकराकर इस नली में वापस आएगी और हम इसे क्या करेंगे, सुन पाएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति हो रही है, इसे ही हम कहते हैं ध्वनि का परावर्तन। ये ध्वनि मान लो एक जब आप बोल रहे हो तो ध्वनि दीवार से टकराकर किसी दूसरी जगह जाके हमें सुनाई दे रहे, तो वो होता है ध्वनि का परावर्तन। जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरे कमरे में कोई आवाज दे रहा है आपको, उस स्थिति में क्या हो रहा है कि ध्वनि टकरा के तो आपके पास आ रही है, सीधी तो आ नहीं रही। सीधी कैसे आ सकती है, क्योंकि एक कमरा और दूसरे कमरे के बीच में दीवार है। तो कोई अगर आपको एक कमरे से आवाज दे रहा है और आपको दूसरे कमरे में सुनाई दे रहा है, तो वहां पे ध्वनि का परावर्तन हो रहा है, तभी आपको आवाज सुनाई दे रही है, अन्यथा आवाज नहीं सुनाई देती, ठीक है। तो अब देखते हैं ध्वनि के परावर्तन के नियम क्या है। देखिए कि पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का नियम है, वही ध्वनि के परावर्तन के नियम है, ठीक है। नंबर 1 क्या है, आपतित ध्वनि तरंग। जैसे ये ध्वनि तरंग आपतित हो रही है, मान लो इस तरफ ध्वनि तरंग आपतित हो रही है, परावर्तित ध्वनि तरंग टकरा के वापस आने वाली ध्वनि तरंग को क्या बोलेंगे, परावर्तित ध्वनि तरंग। तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। इसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए कि ये जो दीवार है, एक तरफ जो ध्वनि इस तरफ आ रही है, इधर टकराई और दूसरी तरफ ध्वनि चली गई, तो आपतित होने वाली ध्वनि और परावर्तित होने वाली ध्वनि, और आपतित और परावर्तित होने वाली ध्वनि जहाँ पे टकरा रही है वो बिंदु होता है आपतन बिंदु। और उस आपतन बिंदु से अगर हम अभिलंब खींचते हैं सीधी दिशा में, तो वो क्या कहलाता है, वो तीनों चीजें एक ही तल में होती है। इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि इस प्रकार से ध्वनि आपतित हो रही है, ठीक है, इस प्रकार से ध्वनि आपतित हो रही है और टकराकर इस प्रकार से ध्वनि जा रही है और ये बिंदु है आपतन बिंदु। अगर इस पर हमें इस प्रकार से अभिलंब खींच देंगे तो हमारे पास ये आपतित ध्वनि, ये परावर्तित ध्वनि और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में। तल कौन सा है, तल है ये वाला तल, ठीक है। आपतित होने वाली ध्वनि इस दिशा में,
परावर्तित होने वाली ध्वनि इस दिशा में, और वो है अभिलंब। जो आपतन बिंदु से जा रहा है वो अभिलंब है। तो तीनों क्या है, एक ही तल में। इस प्रकार से यहाँ पे मान लो कि इधर आपतित ध्वनि आ रही है, ठीक है, और ये ध्वनि इधर टकरा के मान लो परावर्तित हो रही है। जिस तरीके से मान लो कि इधर आपतित ध्वनि आ रही है, ठीक है, और ये ध्वनि आकर इधर परावर्तित हो रही है, और ये है आपतन बिंदु। इस पर अगर हम अभिलंब खींचते हैं तो आपतित ध्वनि और परावर्तित ध्वनि और जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, ध्वनि का आपतन कोण हमेशा ध्वनि के परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब, अगर मान लो कि इस प्रकार से ध्वनि आ रही है, ठीक है, इस प्रकार से ध्वनि आ रही है और इस प्रकार से जा रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये हो गया अभिलंब। तो ये कोण और ये कोण आपतन कोण होगा, ये होगा परावर्तन कोण। तो इन दोनों कोणों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये 20 डिग्री का है तो ये भी 20 डिग्री का होगा। तो ये है दोनों ध्वनि के परावर्तन के नियम। आपतित आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। और आपतन कोण ये वाला, इसको आप एक तरीके से बोल सकते नंबर 1 कोण, और ये परावर्तन कोण नंबर 2 कोण। तो कोण 1 और कोण 2 का मान क्या होगा, बराबर होगा। आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। अब हम देखते हैं ध्वनि के परावर्तन के अनुप्रयोग। लाउड स्पीकर हो गया, हॉर्न हो गया, तूर्य हो गया और शहनाई होगी। ये सभी प्रकार के यंत्र की आकृति इस प्रकार से होती है जिस प्रकार से आपको दिख रहा है ना। जैसे हम बोलेंगे हेलो, तो इस स्थिति में क्या होगा कि आवाज ना इस छोटे से छेद में से गई और अंदर बार बार टकरा कर एक निश्चित दिशा की तरफ जा रही है। तो ये आवाज लंबी दूर तक सुनाई देगी, जैसे लाउड स्पीकर में बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो पुलिस की हमारे जो जवान है, वो कभी कभी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करते, इस प्रकार के यंत्र का उपयोग करते हैं। तो वो बोलते तो है लेकिन आवाज बहुत दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्वनि का हो रहा है परावर्तन। ध्वनि अंदर टकरा कर क्या हो रही है, एक निश्चित दिशा की तरफ दूर तक जाएगी, ठीक है। अगर आप ऐसे बोलोगे कमरे में तो आपकी ध्वनि बिखर गई, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। अगर इससे आप बोलोगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि ध्वनि बहुत दूर तक जाएगी और दूर तक उसकी आवाज सुनाई देगी। तो ये हो गया ध्वनि के परावर्तन का पहला उपयोग। दूसरा है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर होते हैं ना, जो कान में लगाते हैं, फिर वो धड़कन सुनते हैं हमारी, है ना। तो जिस प्रकार से हृदय धड़कता है तो वहां पे ध्वनि परावर्तित होकर उस स्टेथोस्कोप में आती है और वो एक तरीके से डॉक्टर के कानों में सुनाई देते हैं यंत्र द्वारा। तो वो जो यंत्र है वो है स्टेथोस्कोप, और उसी यंत्र में भी ध्वनि के परावर्तन का उपयोग होता है। अगला कौन सा है, अगला कंसर्ट हॉल। सम्मेलन कक्षों या सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है। तो इस प्रकार से कि जो सिनेमा हॉल होते हैं उनकी छतें से वक्राकार बनाई जाती है, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से बनाई जाती है। जो सेमिनार होते हैं, कहीं कहीं बड़े बड़े हॉल होते हैं, तो उनकी जो ऊपर की जो आकृति होती है वैसे गुंबदाकार वक्राकार होती है। क्यों? क्योंकि कोई बोलने वाला है तो वो जैसे बोलेगा तो ध्वनि चारों तरफ जाएगी, ठीक है, और चारों तरफ ध्वनि जाएगी तो टकरा टकरा के हर आदमी जो बैठा है उसके पास ध्वनि पहुंच जानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पे ध्वनि का परावर्तन का उपयोग हो रहा है। ऐसे कंसर्ट हॉल मान लो, ठीक है, कोई सिनेमा घर है जो हमने अभी बताया था, तो उस तरीके से जो आकृति बनाई जाती है उनकी, तो वो इसी प्रकार से फायदेमंद होती है कि एक आदमी बोल रहा है तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जा सके और टकरा कर एक तरीके से सम्मिश्रण होकर आवाज आदमी को, दूर बैठे आदमी को आवाज सुनाई दे। इसी ध्वनि के परावर्तन का उपयोग करके जो सिनेमा घर होते हैं उनको बनाया जाता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है प्रतिध्वनि का। और प्रतिध्वनि के बारे में जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हमने यहाँ पे उतार दी है। आइए बिंदुओं को समझते हैं। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि की परिभाषा क्या है, जब ध्वनि तरंग, जैसे ही हम बोलते हैं तो ध्वनि परावर्तित होकर वापस हमारी तरफ आती है तो हमें वापस वही ध्वनि सुनाई दे रही है, ध्वनि का दोहराव हो रहा है, जो हम पहले बोल रहे थे वो उस ध्वनि को हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। अगला बिंदु क्या है, हम प्रतिध्वनि तभी सुन सकते हैं जब मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच 0.1 सेकंड का अंतराल हो। यानी मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में कम से कम 1 सेकंड का अंतराल होना ही चाहिए, तभी हम प्रतिध्वनि सुन सकते हैं, अन्यथा हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। अगला, प्रतिध्वनि तब पैदा होती है जब ध्वनि किसी कठोर सतह से परावर्तित होती है। मुलायम सतह ध्वनि को अवशोषित करती है। तो प्रतिध्वनि कब हमें सुनाई देगी, जब जो आप बोल रहे हो तो सामने वाली सतह ठोस हो, कठोर हो। अगर मुलायम सतह होगी तो वो ध्वनि को अवशोषित कर लेगी, हमें वापस ध्वनि टकरा के नहीं सुनाई देगी। तो प्रतिध्वनि है
वो हमेशा कठोर सतह से परावर्तित होकर ही हमें सुनाई देती है। अब हम देख रहे हैं प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी की गणना, कि कितनी दूरी पर हम खड़े हुए वहां से हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो देखिए दूरी निकालनी है, तो हम ये जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और हमें तो निकालनी है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाल किसके लेंगे, बात किसकी कर रहे हैं, ध्वनि की बात कर रहे हैं, तो चाल भी किसके लेंगे, ध्वनि के लेंगे। और यहाँ पे माध्यम कौन सा है, वायु माध्यम है, तो वायु माध्यम में ध्वनि की चाल 22 डिग्री सेल्सियस 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड, यानी 22 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान है तब ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी एक सेकंड में 344 मीटर दूरी तय करेगी ध्वनि। अब दूसरा क्या है, समय। समय हमने क्या बताया था, समय होगा हमारा 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड के बाद में हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। अब हम बात ये कर रहे हैं, ये जो दूरी है ये किस किस के मध्य है, श्रोता जैसे हम बोल रहे हैं और सामने वाली मान लो कोई दीवार है, तो हमारे दोनों के बीच में, हमारे और दीवार के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। आइए निकालते हैं इस सूत्र की सहायता से। तो देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो वायु माध्यम में 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होगी, चाल होगी 344 मीटर बट्टा में सेकंड। ठीक है, और समय कितना लेना है, हमें समय लेना है 0.1 सेकंड, क्योंकि 0.1 सेकंड के बाद ही हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी, और ज़्यादा समय तो हो ही सकता है, कम से कम 0.1 समय होना चाहिए। पहले देखिए ये सेकंड से सेकंड कट गया। ठीक है, अब देखिए हम गुणा करें, यहाँ पे खाली मात्र मीटर बचा, तो देखिए अगर 344 को हम गुणा कर देंगे 0.1 से, यहाँ पे आ गया मीटर, तो एक तरीके से श्रोता और परावर्तक पृष्ठ के मध्य कितनी दूरी आ जाएगी, दूरी होनी चाहिए, ये आ गई दूरी आपकी 34.4। ये जो दूरी है, ये दूरी क्या है, ये दूरी एक तरीके से दुगनी दूरी है, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो आवाज गई सामने वाली दीवार से टकरा कर वापस आवाज हमारे पास आई, तो आवाज ने दुगनी दूरी तय की है, और हमें तो केवल हम बोल रहे हैं और दीवार जो परावर्तक पृष्ठ है हमारे लिए, तो उसके मध्य दूरी निकालनी है, तो ये तो दुगनी दूरी आ गई, तो इसका हमें लेना पड़ेगा आधा। तो जब इसमें हम 2 का भाग देंगे तो श्रोता और परावर्तक पृष्ठ के मध्य की जो दूरी आएगी वो क्या आएगी, वो होगी दूरी एक तरीके से 17.2 मीटर। जब प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए, श्रोता कोई बोल रहा है और सामने वाली दीवार है, अगर श्रोता को वापस अपनी आवाज सुननी है प्रतिध्वनि के रूप में, तो श्रोता और सामने वाले जो परावर्तक पृष्ठ है उसके मध्य दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। और किस तापमान की बात करें, 22 डिग्री तापमान की बात करें, इसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है 344, और समय कितना लिया है, समय लिया 0.1 सेकेंड। तो इस तरीके से हमारा प्रतिध्वनि वाला टॉपिक पूरा हुआ। अब हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक जो है हमारा अनुरणन। अनुरणन को हम देखते हैं। अनुरणन क्या है, किसी बड़े हॉल में हॉल की दीवारों, छत तथा फर्श से बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व, ध्वनि का बने रहना अनुरणन कहलाता है। तो बड़ा हॉल है, कोई बड़ा हॉल है, फर्श है, किसी सिनेमा घर है, उसकी दीवारों से ध्वनि बार बार परावर्तित होकर सुनाई दे रही है, कुछ समय के लिए स्थायी हो रही है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है अनुरणन। प्रतिध्वनि और अनुरणन में पहला अंतर यही है कि प्रतिध्वनि तो क्या होगी, एक बार ध्वनि परावर्तित होकर वापस सुनाई दे रही है तो वो है प्रतिध्वनि, लेकिन ध्वनि अलग अलग जगह से इधर से टकराई उधर टकराई उधर टकराई इस तरीके से टकरा टकरा के हमें सुनाई दे रही है, तो वो है अनुरणन। ठीक है, अब देखिए अगला, अगर यह स्थायित्व काफी लंबा हो तब ध्वनि धुंधली विकृत या भ्रामक हो जाती है। स्थायित्व लंबा हो यानी ध्वनि स्थायी बनी हुई है लंबे समय के लिए, तो उस स्थिति में हमें समझ में नहीं आएगा क्या बोला गया, उसे हम सुनने की वापस कोशिश करेंगे। तो प्रतिध्वनि और अनुरणन में दूसरा अंतर यही है कि प्रतिध्वनि तो किसी बड़े खाली हॉल में होता है, जैसे अगर आप किसी कमरे में हो, अगर उस कमरे में सामान हटा दो तो वहां पे आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी, लेकिन जो अनुरणन है वो बार बार होता है, तो उस वजह से वहां पे हमें कुछ न कुछ उसमें कमी आ जाती है, हमें एकदम स्पष्ट आवाज सुनाई नहीं देती, हमें धुंधली या भ्रामक आवाज सुनाई देती है। तो यही है अनुरणन। प्रतिध्वनि एक बार टकरा के वापस सुनाई दे रही है वो है, और अनुरणन क्या है, बार बार
जो ध्वनि टकरा के हमें सुनाई दे रही है वो अनुरणन है। प्रतिध्वनि से हम स्पष्ट ध्वनि सुन सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन अनुरणन अगर लंबे समय तक रहेगा तो हमें स्पष्ट ध्वनि सुनाई नहीं देगी। अब देखते हैं कि अनुरणन को कम करने के तरीके क्या है। किसी बड़े हॉल या सभागार में अनुरणन को कम करने के तरीके। पहला तरीका क्या है, सभा भवन की छत ले लो तथा दीवारों पर संपीड़ित फाइबर बोर्ड से बने पैनल ध्वनि का अवशोषण करने के लिए लगाए जाते हैं। तो सभागार की छत, दीवारों पर क्या लगाया जाता है, संपीड़ित फाइबर बोर्ड पैनल लगाए जाते हैं, तो ध्वनि को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, यानी बार बार परावर्तित होने नहीं देते। दूसरा तरीका क्या है, खिड़की दरवाजों पर भारी पर्दे लगाए जाते हैं। जैसे आप कभी देखोगे किसी बड़ा हॉल है तो उसकी खिड़की दरवाजों पर क्या है, भारी भारी पर्दे लगे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, ध्वनि को अवशोषित करने का काम करेंगे, अनुरण अनुरणन उसका बार बार होने नहीं देंगे। फर्श पर कालीन बिछाई जाती है, जो कालीन बिछाते हैं ना, उसका एक तो है ही कि भाई फर्श एकदम जैसे पहले बना हुआ था वैसे बना हुआ रहे, ठीक है, और आसानी से उसकी सफाई भी हो जाए कालीन है तो। लेकिन दूसरा तरीका यह भी है कि अनुरणन की घटना को कम कर सकते हैं। अंतिम क्या है, सीट ध्वनि अवशोषक गुण रखने वाले पदार्थों की बनाई जाती है। जो सीट बनाई जाती है वो क्या होता है, वो ध्वनि को, सीट जो बनाई जाती है वो ध्वनि अवशोषक करने वाले पदार्थों से बनाई जाती है। तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने पहला टॉपिक देखा ध्वनि का परावर्तन, और उसका चित्र की सहायता से उसको समझने की कोशिश किया। ध्वनि के परावर्तन के नियम देखे और ध्वनि के परावर्तन का हमने देखा था वहां पे अनुप्रयोग। फिर हमने देखा प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि परिभाषा देखी, और प्रतिध्वनि का एक उदाहरण हम यहाँ पे लेना चाहते हैं जो पहले भूल गए थे, कि जो प्रतिध्वनि है उसका उदाहरण है बादलों की खड़खड़ाहट। जो बादल खड़खड़ाते हैं या हम ऐसे बोलते हैं बिजली चमक रही है, तो उस स्थिति में क्या होता है, बिजली मान लो बादल से या धरती से टकरा टकरा कर हमें आवाज वहां पे सुनाई देती है, तो उस स्थिति में ये है प्रतिध्वनि का उदाहरण। उसके बाद देखा हमने अनुरणन वाला टॉपिक, ठीक है, और अनुरणन क्या है, जब ध्वनि बार बार टकरा के सुनाई देती है तो वो होता है अनुरणन, और अनुरणन को कम करने के ये तरीके हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।